Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to study regression analysis. In the last video we have discussed basics of econometrics. Now we are going to move forward. So let's begin. Regression analysis. Regression analysis is a statistical method used to estimate the relationship between dependent variable and one or more independent variable. Okay, what that mean? कहना क्या चाहता है? तो रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं. क्या चीज एस्टिमेट करते हैं? रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? डिपेंडेंट और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. ठीक है, डिपेंडेंट क्या होता है? इस साइड जो y या कोई भी वेरिएबल हो, इस साइड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट. और वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या कह रहा है? वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स ये मान लो अल्फा बीटा x1 हो या बीटा x2 हो, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक से अधिक है इस साइड में. ठीक है, तो इन्हीं के बीच के रिलेशनशिप को हम एस्टिमेट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू, तो उसे कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, और इस रिग्रेशन एनालिसिस में हम सबसे मोस्ट कॉमनली जो पढ़ते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन को पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि इसका एम होता है टू फाइंड द लाइन दैट बेस्ट फिट द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक मैथमेटिकल क्राइटेरिया. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग linear regression we have to understand three things. What this, like first is time series data. हमको पहले रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले डाटा को समझना जरूरी है. ठीक है, तो तीन प्रकार के डाटा होते हैं. कौन कौन से? टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा, पूल डाटा एंड पैनल डाटा. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं. जस्ट अ सेकेंड, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ. ठीक है, ओके. सो टाइम सीरीज डाटा पढ़ना है हमें, क्योंकि पूरे इकोनोमेट्रिक्स में जब भी हम एस्टिमेशन की बात करेंगे या जब भी हमें कोई चीज एस्टिमेट करनी है ईव्यूज या किसी भी चीज पे, वो इन्हीं डाटा को करनी है. या तो वो टाइम सीरीज डाटा होगी या क्रॉस सेक्शनल होगी या पूल्ड होगी या पैनल डाटा होगी. ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो टाइम सीरीज डाटा में क्या होता है ना कि हम एंटाइटी वन लेते हैं एंड टाइम वेरी करता है. ठीक है, अभी मैं इसका बेसिक सिंप्लीफाई कर देती हूँ. वहीं क्रॉस सेक्शनल डाटा में क्या होता है कि टाइम तो फिक्स्ड होता है. ठीक है, पर एंटाइटी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. एंटाइटी जो है वो वेरी करती हैं. वही पूल डाटा में क्या होता है कि टाइम जो है वो मोर देन वन होता है. ठीक है, टाइम जो है मोर देन वन होता है एंड एंटाइटी भी मोर देन वन ही होती है. ठीक है, एंटाइटी भी मोर देन वन ही होती है. और पैनल डाटा में क्या होता है कि टाइम भी मोर देन वन है एंड एंटाइटी भी मोर देन वन ही है. इसमें भी से अब देखो डिफरेंस क्या आता है पूल्ड और पैनल में. दोनों ही सेम ही बात कह रहे हैं. इसमें क्या होती हैं? एंटाइटीज रिपीट होती हैं. ठीक है, इसे हाईलाइट करके आप अपने नोट्स में डाल लेना. एंटाइटीज जो होती हैं इसमें रिपीट होती हैं. तो टाइम सीरीज डाटा का मतलब ये है कि कोई एक एंटिटी के पास आप जाते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड में, और आप डाटा कलेक्ट करके ले आते हो. ठीक है, ये कोई आप मान के चलो कोई फर्म है, ठीक है, एक एंटाइटी है, या कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, एक कॉमन ग्रुप ही मान लो, वहां पे उसको आप एक एंटाइटी मान लो. ठीक है, कि वो एक एंटाइटी की आप जो है डिफरेंट टाइम पे जाके उसकी डाटा ले आते हो, तो आप क्या है? ये टाइम सीरीज डाटा. ठीक है, पर क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि टाइम फिक्स्ड हो जाता है. मतलब क्रॉस सेक्शनल में टाइम फिक्स्ड हो जाता है, मतलब कि आप यहाँ पे क्या, आप एक रिसर्चर हो, ठीक है, आप एक फर्म में गए, ठीक है, मान लो HCL है, टाटा है, किसी भी फर्म में आपको जाके डाटा ले आना है. ठीक है, या फिर गवर्नमेंट बॉडी मान लो, नीति आयोग, कुछ भी, वहां जाना है, तो आप क्या कहे कि एक बार में एक ही एंटाइटी है, कोई आपने नीति आयोग चुन लिया और आप अलग अलग दिन पे गए, हर दिन आप अलग अलग डाटा ले आ रहे हो. ठीक है, सॉरी, अलग अलग डाटा सेम, आप हर बार अलग अलग बार जा रहे हो. ठीक है, आप वेडनेसडे भी गए, मंडे भी गए, ट्यूसडे भी गए. ठीक है, आपका टाइम क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. ठीक है, लेकिन एंटाइटी क्या थी? नीति आयोगी ना, उसी का रिपोर्ट लेने जा रहे थे आप बार बार, जिस भी फील्ड के लिए लेने जा रहे थे. ठीक,
क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि टाइम फिक्स हो जाती है। टाइम फिक्स हो जाता है मतलब कि आप जो है एक ही बार जाते हो, पर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का, आप मान मान लो कि किसी मॉल में गए, ठीक है, आप एक ही बार घुसे, आप सारे आउटलेट्स के डाटा ले आए, ठीक, तो वो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल डाटा। एंड पूल डाटा में क्या क्या मतलब है कि टाइम जो है वो तो मोर देन वन हो सकता है, कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पे आप चीजें ले आ रहे हो, लेकिन जो एंटाइटी है वो भी मोर देन वन हो सकती है, ठीक है। मान लो आप उस मॉल में गए, उसमें कई सारी एंटाइटी हैं, ठीक है, और आप बार बार जा भी रहे हो अलग अलग दिन पे अलग अलग आउटलेट में, ठीक। सेम पैनल डाटा में भी यही होता है, पर इसमें क्या हो सकता है कि एंटाइटीज रिपीट हो जाएंगी। आप एक आउटलेट में गए, उसमें आप बार बार 2 दिन भी जा सकते हो, 3 दिन भी जा सकते हो, तो आपकी एंटाइटीज जो है क्या है, रिपीट हो सकती है। तो ये हो गया डाटा के जो हमें समझना था, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, पूल्ड और पैनल, जिनका हमें यूज आएगा आगे सारे इकोनोमेट्रिक्स के टर्म्स पढ़ने में, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं रिग्रेशन पे। तो रिग्रेशन हमने क्या देखा, देखो रिग्रेशन जो है ना वो मैथमेटिकल भी होता है और स्टैटिस्टिकल मॉडल भी होता है, ठीक है। मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल दोनों होता है रिग्रेशन, ठीक है। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो अगर हम बात करें तो एक लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि द मॉडल स्पेसिफिकेशन इज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर combination of the parameter. For example, in simple linear regression there is a one dependent variable and two parameter forming a straight line equation. देखो सिंपल कुछ नहीं है, आप बस एक ये रिग्रेशन एनालिसिस का हमने एक ग्राफ बना रहा है, ठीक है, और इसमें हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अगल बगल स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर रहा है, ठीक, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन, ठीक है, या ट्रेंड लाइन भी कह सकते, और इसे कहते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम ये हमारा जो है ये एक्स है एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये y पे हमें इस y पे निकाल एक्चुअल y ये जो है हमारा है, ठीक है, और हम एस्टिमेटेड जो निकाल देते हैं वो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, y हेड पे, ठीक है। सॉरी फॉर एक मिस्टेक, थोड़ी ग्राफ में मिस्टेक हो गई है, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। देखो हम रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे हैं जिसमें रिग्रेशन लाइन में हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में देख रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या कहता है कि जो मॉडल है उसकी स्पेसिफिकेशन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होना चाहिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, जिसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या होता है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और टू पैरामीटर्स हो, ठीक है, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू पैरामीटर्स जो क्या करें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म करें, ठीक है। और ये एक तरह का आपका इक्वेशन दिया है कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बीटा 0 एंड बीटा 1 जो है एक पैरामीटर है, ठीक है, और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और e जो है हमारा एरर टर्म है। ये जो है ये इक्वेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया हमने, यहाँ बनाया एक्स एक्सिस, यहाँ बनाया हमने वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस हमको ये एस्टिमेट करना है, सॉरी ये हमारा एक्चुअल वैल्यू हो गया, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू हो गया, और हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक, और इसके अगल बगल हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, ये है हमारा रिग्रेशन लाइन, ठीक है, रिग्रेशन लाइन। बस हम यही इस रिग्रेशन लाइन में यही सीखते हैं क्या, स्कैटर प्लॉट से मतलब क्या होता है कि कितना दूर है कितना पास है, उससे हमें रिग्रेशन का पता चलता है कि कैसा है, ठीक है, वो हमें रिग्रेशन का ये स्कैटर प्लॉट जो है वो बताता है कि कैसा रिग्रेशन है, पास है कि दूर है, ठीक है। अब देखो ये मान लो y जो है वो हमारा एक्चुअल है, जिसे हमें जो हमारा एक्चुअल है, और तुम्हारा जो मॉडल है वो एस्टिमेट करता है यहाँ तक, ठीक है, वाई हैट तक, ठीक है, ये एस्टिमेटेड तुम्हारा है, ठीक। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारा जो एरर है वो कितने तक क्या आएगा, तो एरर जो है वो यही 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 एरिया होगा ना जो एरर शो करेगा,
और इस एरिया को क्या कह सकते हो कि वाई माइनस वाई हेड के बीच में जो ये एरिया है ये तुम्हारा क्या है, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन कह लो या इसे ट्रेंड लाइन कह लो। तो यहां से अभी हमें क्या समझ आया कि जो वाई हेड है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने एस्टिमेट की है। और y क्या है, y जो है आपका एक्चुअल वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू में से जब हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा एरर। एरर कैसे आता है, जब एस्टिमेटेड में से एक्चुअल निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि रिग्रेशन एक मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक दोनों मॉडल हो सकता है, ठीक है, पर हमें पढ़ना है इकोनोमेट्रिक मॉडल, जिसमें हम इकोनोमेट्रिक मॉडल को जिसे हम शो करते हैं उसमें एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसमें स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को हम रिग्रेशन लाइन या ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें समझते हैं कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड में क्या डिफरेंस है, और एक्चुअल में से एस्टिमेटेड माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा एरर टर्म, ठीक है। ये इतनी बेसिक सी बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ओएलएस की तरफ, ठीक है। देखो ओएलएस जो है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है कि अगर इसको मैं बेसिकली बिना आपको एक्सप्लेनेशन दिए सिंपली समझाऊं तो ओएलएस जो है ऐसा मेथड है जिसमें एरर को मिनिमाइज करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ओएलएस मेथड, जिसमें एरर को मिनिमाइज करना है, की टर्म याद रखना, ओएलएस में एरर को मिनिमाइज करना है, ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओएलएस में एरर को मिनिमाइज करके हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को पता करते हैं, तो उसे कहते हैं ओएलएस मेथड, ठीक है। अब देखो ओएलएस में क्या फॉर्मूला क्या होता है ओएलएस का, तो ओएलएस का फॉर्मूला ये होता है कि बीटा इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो इस पे कोई आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कि आपको फॉर्मूला दे दे और बोले कि बताओ कि इसमें से कौन सा ओएलएस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ऊपर वाला सिर्फ सेम है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका ओएलएस का फॉर्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको या तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि y जो एस्टिमेटेड है माइनस बीटा एक्स पे हेड, ठीक है। इस तरह भी ये जो है ओएलएस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओएलएस को डीप वे में कि ओएलएस जो है वो क्या है, वन कॉमन मेथड टू एस्टिमेट द पैरामीटर इन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर which minimize the sum of square difference between the observed value and value predicted by the model. तो OLS model provide parameter estimate that minimize the sum squared residual, ठीक है। इतनी इस एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना आपको समझ नहीं आएगा। बेसिक आपको ये समझना है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो क्या है वो एरर को मिनिमाइज करता है, एंड एरर को मिनिमाइज करके क्या हमें हेल्प करता है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट जिसको आप सुनते होगे, स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने एक इक्वेशन ली, ठीक, जिसमें हमने लिखा कि इनकम जो है वो इक्वल है 10 प्लस 2 एज प्लस 3 एक्सपीरियंस, ठीक है। ये है तुम्हारा एक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे तो आपने क्या लिया है कि 10 एक कांस्टेंट ले लिया है, 2 एज ले लिया है, 3 एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि ये सारा जो है सेम यूनिट में है कि नहीं, ये सारा सेम यूनिट में है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ईयर में कैलकुलेट हो सकती हैं, सेम यूनिट है, ईयर में कैलकुलेट हो सकती है। क्यों, एज को हम ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सारे जो हैं सेम यूनिट्स हो रहा है, ठीक है।
तो स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट मींस यू कैन कैलकुलेट ऑल इन सेम यूनिट. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट ऑल इन सेम यूनिट, तो उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज यूनिट. बट अगर वही इक्वेशन में जो है वो डिफरेंट यूनिट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इनकम ले रहे हो जो, ठीक है, उसमें आपने 10 प्लस 2 एज ले लिया, ठीक है, और 3 किलो वेट ले लिया. अब तुम देखो, क्या सबको ईयर में कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या सबकी सेम यूनिट है? नहीं है. ईयर, ये एज जो है क्या है? ये है ईयर, ठीक है. वेट क्या है? केजी, केजी में कैलकुलेट होगा. तो इसमें देखो क्या डिफरेंस आया कि इनकम जो है वो क्या है यहाँ पे, ईयर और वेट दोनों में. पर हम वेट में इसमें कैसे हम, क्योंकि ये सारा यूनिट है, ये सारा सेम यूनिट है नहीं, तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए इसे हम कहते हैं अनस्टैंडर्डाइज यूनिट. मींस अनस्टैंडर्डाइज में क्या होता है? डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है. डिफरेंट यूनिट में क्या होता है? अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट. ठीक, ओके. तो अगर अब ऐसा है तो भाई कोई सोल्यूशन तो हो. अगर मान लो मेरा ऐसे ही आ गया तो मैं क्या करूंगी? तो मैं क्या करूंगी कि अगर यूनिट डिफरेंट है तो ऑपरेशन क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाएंगे कि स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट. मींस कि अगर यूनिट अगर डिफरेंट है, ये अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट है, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे, ठीक है. हम इसको अब सेम यूनिट में ले आएंगे, स्टैंडर्डाइज में चेंज करेंगे, ठीक है. और वो कैसे चेंज करेंगे? स्टैंडर्डाइज कैसे होगा ये? तो ये होगा स्टैंडर्डाइज इस फॉर्मूले के थ्रू, x पे बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, टू मेक इक्वेशन स्टैंडर्डाइज और यूनिट फ्री. इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज और यूनिट फ्री बनाने के लिए हम लोग इसको इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है. अगर इस चीज को लगा दिए इस इक्वेशन में, जब तुम्हारा अनस्टैंडर्डाइज जो इक्वेशन था वो स्टैंडर्डाइज हो गया, तो अब तुम क्या कर सकते हो? रिग्रेशन में इसको रन कर सकते हो. और अब रन करोगे तो कैसे आएगा कि स्टैंडर्डाइज इनकम, स्टैंडर्ड इनकम इक्वल टू बीटा स्टैंडर्ड एज प्लस बीटा टू स्टैंडर्ड वेट, ठीक है. ये बन के आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिसको तुम रन कर सकते हो रिग्रेशन पे. रिग्रेशन पे रन करने का मतलब क्या है? रिग्रेशन जो है वो सॉफ्टवेयर पे रन होता है, ठीक है. तो आप उस पे इसको आराम से इजीली रन कर सकते हो और आपका सही आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है. बायस नहीं आएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं आर स्क्वायर्ड. आपने सुना होगा आर स्क्वायर्ड, ठीक है. देखो, इकोनोमेट्रिक्स में जो हमने स्टार्ट की थी, किया था लेक्चर्स, तो हमने देखा था बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है. उसमें हमने क्या क्या देखा था बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में? कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, ठीक है, ठीक है. इकोनोमेट्रिक्स क्या है, इकोनोमेट्रिक्स यूज कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर यूज कहाँ होते हैं, क्या है ये सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की थी, ठीक है. इस वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ा? रिग्रेशन क्या है, ठीक है. रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है. और तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज, ठीक है. और और हमने क्या पढ़ा है? डाटा के टाइप, कौन कौन से डाटा होते हैं? टाइम, क्रॉस, पैनल, पुल, ठीक है. ये आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट मूव करने के लिए, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर स्क्वायर्ड. आर स्क्वायर्ड मींस क्या होता है? कि रिग्रेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आर स्क्वायर्ड, ठीक है. रिग्रेशन के कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बताना, इफेक्ट मालूम करना, फॉरकास्ट करना, ठीक है. वो सब क्या होता है? आर स्क्वायर में शो होता है, ठीक है. आर स्क्वायर क्या करता है कि फॉरकास्टिंग मतलब इजीएस्ट मेथड है आर स्क्वायर, ठीक है, फॉरकास्टिंग का. तो आर स्क्वायर क्या, अगर बेसिकली हम इसको डिफाइन करें तो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन है आर स्क्वायर. और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन का मतलब क्या है? कि रिलेशनशिप, रिग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि रिलेशनशिप बताना, ठीक है. रिलेशनशिप किस किस के बीच क्या क्या चीज का बताना? रिलेशनशिप बताना या अफेक्ट बताना,
इफेक्ट मालूम करना या फॉरकास्ट करना, ये सब क्या होता है, रिग्रेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। रिलेशनशिप बताना, फॉरकास्ट करना, इफेक्ट बताना, ये सब रिग्रेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फॉरकास्टिंग मीन्स इजिएस्ट मेथड एवरेज। ठीक है, इजिएस्ट मेथड